बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत जब अमीर और गरीब की दीवार के बीच में आ जाए तो फैसले अक्सर दर्दनाक होते हैं। क्या एक मासूम ड्राइवर की वफादारी इसे गुनहगार बना देगी, या एक लड़की की खुदगर्जी इसकी सच्ची मोहब्बत को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल देगी? आइए जानते हैं पछतावे और आंसुओं से लिखी इस सच्ची कहानी में। आमिर हमारे घर का ड्राइवर था, मगर मुझे इससे प्यार हो गया था। मेरे अब्बू जान ने मेरा रिश्ता एक अमीर घराने में कर दिया था, जबकि मैं आमिर से निकाह करना चाहती थी। मैं जब भी कमरे में अकेली होती तो आमिर को बुला लेती, फिर इसे देखती रहती और कुछ पैसे भी दे देती। एक दिन मैंने कच्ची नींद में करवट ली तो बाहर सीन से पानी गिरने की आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका तो आमिर नीले रंग की कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ाए अब्बूजान की काली गाड़ी पर पाइप से पानी डाल रहा था। इसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और वो बहुत ध्यान से गाड़ी के बोनेट पर जमी गिर्द साफ कर रहा था। मैं वहीं खड़ी इसे देखती रही। इसे शायद मेरे जागने की खबर नहीं थी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई। बरामदे में पहुंचकर मैंने मसनूई खांसी की तो आमिर एकदम चौंका और पाइप इसके हाथ से छूट गया, जिससे पानी की धार मेरी जूतियों को भिगोने लगी। इसने जल्दी से झुककर पाइप पकड़ा और नलका बंद करने भागा। मैं वहीं खड़ी मुस्कुराती रही। जब वो वापस आया तो इसकी नज़रें ज़मीन में गड़ी हुई थीं। इसने अपनी कमीज़ के घेरे से गीले हाथ पोंछे और एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने गाड़ी के करीब जाकर इसके साफ किए हुए शीशे पर अपनी उंगली से एक लकीर खींची और इससे पूछा कि आमिर, आज कॉलेज जाने में देर तो नहीं हो जाएगी? इसने घड़ी की तरफ देखे बगैर जवाब दिया कि जी बाजी, बस 5 मिनट में गाड़ी तैयार है। मैंने इसकी बाजी कहने पर बुरा सा मुंह बनाया और अंदर चली गई। फिर तैयार होने के बाद नाश्ता किया और दोबारा बाहर आई तो वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले बुत बना खड़ा था। मैं पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी पोर्च से निकली तो सड़क पर सन्नाटा था। मैंने खामोशी तोड़ने के लिए आईने में इसकी आंखों को तलाश किया, मगर वो मुसलसल सड़क पर नज़रें जमाए हुए था। मैंने अपना पर्स खोला और इसमें से 500 का नोट निकाल कर इसकी सीट के पास वाली जगह पर रख दिया और कहा कि ये रख लो, कल तुमने मेरी वजह से धूप में बहुत इंतज़ार किया था। आमिर ने एक नज़र इस नोट को देखा और फिर खामोशी से गाड़ी एक साइड पर रोक दी। इसने मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा, बस धीमी आवाज़ में बोला कि बाजी, ये मेरी नौकरी है, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने वो नोट उठाया और ज़बरदस्ती इसके कंधे के पास करके गोद में डाल दिया। मेरे पूरों ने इसकी कमीज़ को छुआ तो मुझे महसूस हुआ कि वो कांप रहा है। इसने कुछ नहीं कहा और दोबारा गाड़ी चला दी। कॉलेज के गेट पर इसने गाड़ी रोकी तो मैंने उतरते हुए कहा कि आज दोपहर को तुम गाड़ी लेकर ना आना, मैं पैदल चली जाऊंगी, तुम बस गेट पर मेरा इंतज़ार करना। वो हैरत से मुझे देखने लगा, मगर मैं जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर चली गई। दोपहर की तपती धूप में जब मैं बाहर आई तो वो पीपल के दरख्त के साए में खड़ा था और इसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। मुझे देखकर इसने वो लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने खोल कर देखा तो इसमें वही 500 का नोट और एक छोटी सी चॉकलेट थी। मैंने इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो मुस्कुराया और बोला कि बाजी, आपने मुझे पैसे दे दिए थे, मैंने इसकी चॉकलेट ख़रीद ली, बाकी पैसे आप वापस रख लें। इसकी सादगी पर मेरा दिल पिघलने लगा था। मैंने वो चॉकलेट वहीं खोली और एक टुकड़ा तोड़कर इसकी तरफ बढ़ाया। इसने इधर उधर देखा और फिर डरते डरते वो टुकड़ा मेरे हाथ से ले लिया। इसी लम्हे मुझे लगा कि हमारे दरमियान की वो ऊंची दीवार गिर रही है। घर वापसी पर अब्बू जान की गाड़ी पोर्च में खड़ी देखकर हम दोनों सहम गए थे। अब्बू जान बरामदे में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और इनकी एकाबी नज़रों ने हमें गेट से दाखिल होते ही भांप लिया था। आमिर ने जल्दी से सर झुकाया
और गैराज की तरफ निकल गया। अबू जान ने अखबार नीचे रखा और मुझे अपने पास बुला लिया। इनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले कि आलिया बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। मेरे दोस्त के बेटे शहरयार का रिश्ता है। वो बहुत अमीर घराना है और मैंने हाँ कर दी है। मेरे सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया था। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर अबू जान का रोब ऐसा था कि मेरे अल्फाज हलक में ही घुट कर रह गए थे। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई और बेड पर गिरकर रोने लगी। मुझे आमिर का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था जो अभी कुछ देर पहले दरख्त के साए में मेरे सामने था। मैंने रात का इंतज़ार किया। जब सब सो गए तो मैंने दबे कदमों नीचे आकर देखा, आमिर गैराज के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। इसने मुझे देखा तो सिगरेट फेंक दी। मैंने इसके करीब जाकर कहा, आमिर, अब्बू जान ने मेरा रिश्ता कर दिया है। इसने कुछ नहीं कहा, बस इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो बहुत देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला कि साहब जी ने ठीक ही किया होगा। आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला तो वही कर सकते हैं। मुझे इसके लहजे में छुपी बेबसी तड़पा दिया था। मैंने कहा कि क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? इसने गर्दन झुका ली और बोला कि फ़र्क तो पड़ता है, मगर मेरी औकात ही क्या है। मैं तो सिर्फ आपका ड्राइवर हूँ। वो रात हम दोनों के लिए बहुत लंबी थी। मैं अपने कमरे में रोती रही और वो बाहर अंधेरे में खड़ा रहा। अगले दिन से घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। अबू जान बहुत खुश थे। वो पूरे ख़ानदान में मिठाइयाँ बांट रहे थे और मैं एक कोने में बैठी अपनी तकदीर का मातम कर रही थी। आमिर अब मुझसे नज़रें चुराने लगा था। वो गाड़ी चलाते हुए भी ऐसे खामोश रहता जैसे इसकी ज़बान तालू से लग गई हो। मैंने इसे कई बार इशारा किया कि वो मेरे पास आए, मगर वो डर के मारे करीब नहीं आता था। मुझे महसूस हो रहा था कि अब्बू जान की नज़रें हर वक्त मुझ पर जमी रहती हैं। वो किसी को भी मुझसे अकेले में बात करने नहीं देते थे। ख़ास तौर पर आमिर के करीब जाने पर इनके चेहरे के तासुरात बदल जाते थे। एक दिन मैं किचन में प्याज काट रही थी। मेरी नज़रें खिड़की से बाहर इस पर थीं। वो लान में पौधों को पानी दे रहा था। अब्बू जान अचानक मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और बोले कि आलिया बेटा, तुम्हें अब इन छोटे कामों की फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए। अब तुम एक बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही हो। वहाँ तुम्हारे इशारों पर नौकर चलेंगे। इनकी बात में एक तिम्बे थी जो मेरे दिल को लगी। मैंने प्याज काटते काटते अपनी उंगली ज़ख्मी कर ली और खून बहने लगा, मगर मुझे दर्द नहीं हो रहा था। मुझे तो इस बात का दुख था कि मैं जिससे प्यार करती थी इससे बात भी नहीं कर सकती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मैंने एक फ़ैसला कर लिया था कि मैं आमिर को अकेले में बुलाऊंगी और इससे पूछूंगी कि क्या वो मेरे साथ कुछ कर सकता है या नहीं। इस शाम जब अबू जान शहर से बाहर किसी मीटिंग के लिए गए तो मैंने मौका देखकर आमिर को अपने कमरे में बुलाया। वो डरते डरते कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हो गया। मैंने इससे कहा कि अंदर आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। इसने एक नज़र कॉरिडोर में डाली और फिर अंदर आ गया। मैंने इसका हाथ थामा तो वो कांप रहा था। इसने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी जान चली जाएगी। मैंने इसे कहा कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आमिर की आंखों में आंसू आ गए थे। इसने कहा कि मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मगर मैं गरीब हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इसे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा साथ दो। इस दिन के बाद से हम चोरी छुपे मिलने लगे थे। मैं इसे अपने कमरे में बुलाती और हम घंटों एक दूसरे को देखते रहते। मैं इसे कुछ पैसे भी देती कि शायद वो कोई रास्ता निकाल ले, मगर वो पैसे वो हमेशा अपनी जेब में ही रखता था। इसे खर्च नहीं करता था। मुझे लग रहा था कि शायद हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे, मगर अबू जान के इरादे तो कुछ और ही थे। आज आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और जिसकी वजह से कमरे में दम घुट रहा था। मैंने खिड़की के पेट खोले तो ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। आमिर गैराज के पास खड़ा गाड़ी पर तरपाल डाल रहा था ताकि वो बारिश में भीग न जाए। मैंने देखा कि इसकी कमीज पसीने में तर थी और वो बार बार अपने बाजू से माथा पोंछ रहा था। अचानक जोरदार कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई। आमिर वहीं खड़ा रह गया और एकदम से जैसे पूरा लान पानी में भीग गया। मैंने बरामदे में निकलकर इसे आवाज़ दी कि आमिर अंदर आ जाओ, वरना बीमार हो जाओगे।
वो झिझकते हुए बरामदे की सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया। इसके बाल गीले होकर माथे पर चिपक गए थे और पानी इसके चेहरे से बह रहा था। मैंने कमरे से खुश्क तौलिया उठाया और इसकी तरफ बढ़ाया। इसने तौलिया लेने के लिए हाथ आगे किया तो हमारी उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। वो एकदम पीछे हट गया जैसे इसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने इसे गुस्से से देखा और कहा कि ये पकड़ो और ख़ुद को खुश करो। वो तौलिया लेकर अपने बाल पूंछने लगा। इसकी नज़रें अभी भी फर्श पर जमी हुई थी। मैंने इससे पूछा, क्या आमिर तुम्हें मुझसे डर क्यों लगता है? इसने एक लंबी सांस ली और बोला कि डर आपसे नहीं लगता बल्कि इन हालात से लगता है जिनमें हम घिरे हुए हैं। साहब जी ने आपके रिश्ते की तैयारियां शुरू कर दी हैं और मैं यहाँ खड़ा सिर्फ बारिश देख रहा हूँ। इसके लहजे में ऐसी कड़वाहट थी जो मेरे दिल को चीर गई थी। मैंने इसके करीब होकर कहा कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं किसी और की नहीं होंगी। इसने तल्खी से हंसकर मेरी तरफ देखा और कहा कि आप साहिब की बेटी हैं और मैं एक मामूली नौकर जब आपकी गाड़ी चलाता हूँ। कल को जब आपके ससुराल वाले आएंगे तो मैं ही गाड़ी चलाकर इन्हें लेने जाऊँगा। क्या आपको लगता है कि मैं ये सब बर्दाश्त कर सकूँगा? इसकी बात सुनकर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बारिश तेज़ होती जा रही थी और हम दोनों इस खामोशी में एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे। रात को जब सब सो गए तो मैं दोबारा नीचे आई। किचन में मध्यम सी रोशनी चल रही थी। आमिर वहाँ बेंच पर बैठा अपनी गीली कमीज़ सुखा रहा था। मैंने इसे चौंकाया नहीं, बस खामोशी से इसके सामने जाकर बैठ गई। इसने मुझे देखा तो वो खड़ा होने लगा, मगर मैंने इसे इशारा किया कि बैठे रहो। हमने अंधेरे में बैठकर बहुत देर तक बातें की। मैंने इसे बताया कि वो लड़का शहरयार जिससे मेरा रिश्ता हुआ है वो मुझे एक पल के लिए भी अच्छा नहीं लगता। वो एक मगरूर इंसान है जो सिर्फ पैसों की ज़बान समझता है। आमिर ने मेरी बात सुनी और फिर आहिस्ता से बोला कि शायद वो आपको मुझसे ज़्यादा खुश रख सके क्योंकि इसके पास तो सब कुछ है जो मेरे पास कभी नहीं होगा। मैंने इसका हाथ थामा और कहा कि खुशी पैसों से नहीं मिलती। आमिर वो खामोश रहा और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मसलने लगा। इसके हाथ गर्म थे और मुझे इनमें एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हम दोनों एकदम से अलग हो गए। आमिर तेज़ी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और मैं सिंक के पास खड़ी होकर गिलास में पानी भरने लगी। अबूजान सीढ़ियों से उतर रहे थे। इनके हाथ में टार्च थी। उन्होंने किचन में आकर मुझे देखा और पूछा कि आलिया, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैंने घबरा कर जवाब दिया कि अबूजान प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आई थी। अबूजान ने किचन के पिछले दरवाजे की तरफ देखा जो अभी तक थोड़ा सा खुला हुआ था। इनकी आंखों में शक की एक लहर दौड़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऊपर जाने का इशारा किया। अगली सुबह से घर का माहौल एकदम से बदल गया था। अबूजान ने गेट पर एक चौकीदार बिठा दिया और आमिर को हुक्म दे दिया कि वो अब गाड़ी के काम के अलावा कहीं नज़र ना आए। मेरी अम्मी हर वक्त मेरे साथ रहने लगी थीं जैसे वो मेरी निगरानी कर रही हों। मैं घुटन महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी जेल में कैद हूँ। एक दिन मेरी होने वाली सास और नंदें शॉपिंग के लिए आईं। अबूजान ने आमिर को गाड़ी निकालने का हुक्म दिया। मैं भी इनके साथ ही गाड़ी में बैठते वक्त मेरी नज़र आमिर से मिली। इसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। पूरी राह मेरी सास अपने बेटे की तारीफ़ें करती रहीं कि वो कितना लायक है और शादी के बाद हमें हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहिए। मैं खिड़की से बाहर देखती रही और शीशे में आमिर का अक्स ढूंढती रही। वह एक बार भी आईने की तरफ नहीं देख रहा था। इसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर इतनी सख्त थी कि इसके हाथ की रगें उभरी हुई थीं। मुझे पता था कि वो अंदर से कितना तड़प रहा है। जब हम एक बड़े मॉल के सामने उतरे तो मेरी सास ने आमिर से कहा कि तुम यहीं खड़े रहो जब तक हम वापस ना आएँ। गाड़ी यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। मैंने देखा कि तपती दोपहर में वो गाड़ी के पास खड़ा हो गया था। इसके चेहरे पर धूल थी और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं सबके सामने जाकर इसका हाथ थाम लूं और इसे कहूं कि चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, मगर मैं बेबस थी। शॉपिंग के दौरान मेरा दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। मैं बार बार खिड़की से नीचे सड़क की तरफ देखती जहाँ आमिर खड़ा था। मुझे लग रहा था कि ये सब एक दिखावा है और मेरी असल ज़िंदगी तो इस धूप में खड़ी है।
जब हम वापस आए तो आमिर के कपड़े पसीने से शराबोर थे। जब हम घर पहुंचे तो अब्बू जान घर पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने आमिर को देखते ही झिड़का के इतनी देर क्यों लगाई, इसने कोई सफाई नहीं दी, बस सर झुकाकर एक तरफ हो गया। मैं अपने कमरे में आकर ज़ारो कतार रोने लगी। मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ तो मेरी नज़रों से ओझल है। मैंने सोचा कि मुझे जल्द ही कुछ करना होगा वरना हम दोनों तबाह होकर रह जाएंगे। निकाह का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आमिर से आखिरी बार मिलूंगी और इसे बताऊंगी कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम इस कैद से निकल सकते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये आखिरी कोशिश हमारे लिए ज़िंदगी भर का रोग बन जाएगी। और आखिरकार मेहंदी की रात भी आ गई थी। घर के सामने वाले लॉन में बड़ा सा शामियाना लग चुका था और हर तरफ पीली रोशनियाँ थीं। ढोलक की ताप पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। मेरी कज़न्स और सहेलियाँ इधर उधर चहक रही थीं, मगर मैं जर्द रंग का जोड़ा पहनने एक कोने में सिर्फ सोफे पर बैठी थी, जैसे कोई कैदी अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा हो। मेरी हथेलियों पर लगी मेहंदी की खुशबू मुझे जहर लग रही थी, क्योंकि यह रंग किसी और के नाम का था। मैंने नज़र उठाकर खिड़की से बाहर देखा, जहां मर्दों वाले हिस्से में गहमा गहमी थी। आमिर सफ़ेद शलवार कमीज पहने मेहमानों को पानी पिला रहा था। वो कितना थका हुआ और उदास लग रहा था। जब भी कोई मेहमान इसे झिड़कता या ऊंची आवाज़ में पुकारता तो मेरा दिल कट कर रह जाता। बार बार इसके पास जाकर इसे कोई न कोई काम बताते, जैसे वो जानबूझकर इसे मेरी नज़रों के सामने जलील करना चाहते हों। इसी दौरान मेरा होने वाला शौहर शहरयार अपने दोस्तों के साथ अंदर दाखिल हुआ। वो कीमती सूट पहने बहुत मगरूर लग रहा था। इसने बरामदे में खड़े होकर अपने जूतों की तरफ देखा, जिन पर थोड़ी सी धूल लगी हुई थी। इसने ऊंची आवाज़ में आमिर को पुकारा, क्या लड़के, इधर आओ ज़रा, मेरे जूते साफ कर दो। आमिर खामोशी से झुका और अपने हाथ में पकड़े रुमाल से शहरयार के जूते रगड़ने लगा। मैं ये मंजर देखकर तड़प उठी थी। मेरा जी चाहा कि वहां जाकर शहरयार का हाथ रोक दूं, मगर मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। फिर शहरयार ने आमिर के कंधे पर थपकी दी और हंसते हुए बोला कि ठीक है, अब जाओ और मेरे लिए ठंडा जूस लाओ। आमिर ने एक लम्हे के लिए इन नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो दुख था जो हज़ारों लफ्ज़ों पर भारी था। रात ज़रा ढली तो मैंने मौका देकर एक मुलाजमा को बुलाया और इसे कहा कि आमिर से कहो कि वो पुराने स्टोर रूम में मेरा इंतज़ार करे। वहाँ अब कोई नहीं जाता, क्योंकि सब मेहमान सामने वाले हिस्से में मसरूफ़ थे। मैं दबे कदमों वहाँ पहुँची तो देखा कि आमिर अंधेरे में सर झुकाए बैठा है। मैंने इसे पुकारा तो वो चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने इसका हाथ थामा तो वो बर्फ़ की तरह ठंडा था। मैंने रोते हुए कहा कि आमिर देखो, वो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, क्या तुम मुझे इस जहन्नम से नहीं निकालोगे? आमिर ने बेबसी से अपना हाथ छुड़ा लिया और दीवार से लग गया। इसने कहा, क्या आपने देखा नहीं कि अभी मैंने इनके जूते साफ कर रहा था? मैं एक नौकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अगर भाग भी गए तो हम भूख से मर जाएंगे। मैंने इसके करीब जाकर कहा कि मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगी। कल मैं तुम्हें कुछ दूंगी जिससे हम दूर जाकर अपना काम शुरू कर लेंगे। तुम बस कल दोपहर को तैयार रहना, जब मैं बाजार जाऊंगी। आमिर कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। अगली सुबह घर में शादी के जोड़ों और जेवरात की नुमाइश हो रही थी। मेरी सास और नंदे एक एक चीज़ को देख रही थीं। अबू जान ने शहर के सबसे बड़े ज्वेलर से मेरे लिए सोने का भारी सेट मंगवाया था। जब वो सेट मेरे सामने रखा गया तो मुझे वो बेड़ियाँ लगीं जो मुझे हमेशा के लिए जकड़ने वाली थीं। अबू जान ने आमिर को बुलाया और इसे कहा कि यह डब्बा संभाल कर गाड़ी में रखो, हमें अभी बाजार जाना है, कुछ आखिरी ख़रीदारी बाकी है और इस सेट का वज़न भी कराना है। मैंने देखा कि आमिर ने वो डब्बा बहुत एहतियात से पकड़ा। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। मैंने अपनी अलमारी से वो छोटी सी पोटली निकाली जिसमें मैंने अपने ज़ाती जेवर और कुछ पैसे जमा किए थे। मैंने सोचा कि यही वो चीज़ है जो कल हमारी आज़ादी का रास्ता बनेगी। बाजार जाने के लिए जब हम गाड़ी में बैठे तो अबू जान भी हमारे साथ थे। वो बार बार आमिर को हिदायत दे रहे थे कि गाड़ी एहतियात से चलाना, इसमें कीमती सामान है। आमिर ने एक बार भी आईने में मुझे नहीं देखा।
वो बस मशीनी अंदाज में गाड़ी चलाता रहा था। बाजार पहुंचकर अबू जान ने आमिर से कहा कि तुम गाड़ी में ही रहो और सामान की हिफाजत करो, हम अंदर जा रहे हैं। मैंने चलते चलते आमिर को देखा। इसने पलके झुकाकर मुझे इशारा किया कि वहीं है। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ये वो आखिरी चंद घंटे हैं जो मैं इस घर में गुजार रही हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा है और ये बाजार का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मोड़ साबित होने वाला है। मैं जब दुकान के अंदर पहुंची तो मेरा जहन बाहर खड़ी गाड़ी में अटका हुआ था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। अबू जान बार बार किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और इनके लहजे में एक अजीब सी फातिहाना चमक थी जो मुझे खौफजदा कर रही थी। मैंने सोचा कि बस थोड़ी देर और फिर मैं और आमिर इस दुनिया से दूर निकल जाएंगे जहां कोई हमें पहचानता न हो। अभी मेरी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ रही थीं जहां आमिर गाड़ी का दरवाज़ा पकड़े खड़ा था। मैंने अपना पर्स सख्ती से थामा हुआ था जिसके अंदर वो पोटली और मेरा लिखा हुआ खत मौजूद था जिसमें मैंने इसे भागने की जगह और वक्त बताया था। थोड़ी देर बाद मैंने पानी पीने का बहाना किया और दुकान से बाहर आई। आमिर ने मुझे देखते ही इधर उधर देखा और फिर मेरे करीब आया। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैंने जल्दी से वो पोटली और ख़त इसके हाथ में थमाया और कहा कि ये रख लो और इसमें मेरी माँ के कड़े हैं, हम आज रात ही यहाँ से निकलेंगे। आमिर ने वो पोटली पकड़ी तो इसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे थे। इसने लरजती आवाज़ में कहा कि अगर हम पकड़े गए तो साहब जी हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने इसे हौसला दिया कि तुम बस तैयार रहना, मैं अंदर जा रही हूँ। मैं वापस आई तो मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। शॉपिंग ख़त्म करके जब हम बाहर निकले तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। अबू जान ने इधर उधर देखा और फिर गुस्से से चिल्लाए कि ये नमक हराम कहाँ मर गया है। मैंने दिल में सोचा कि शायद आमिर डर के पहले ही निकल गया है, मगर अबू जान ने फ़ौरन फ़ोन निकाला और किसी से कहा कि इसे दबोच लो, वो भागने न पाए। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। हम जब कैब में घर वापस पहुंचे तो गेट पर ही पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं। मेरे ससुराल वाले भी वहां मौजूद थे। शहरयार और इसके वालिद अबू जान से हाथ मिलाने लगे थे। मैंने बरामदे में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। आमिर ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसकी कमीज जगह जगह से फटी हुई थी और एक पुलिस वाला इसे बूटों से ठोकरें मार रहा था। अबू जान ने मेरे सामने आमिर के कपड़ों से वो पोटली निकाली और ससुराल वालों की तरफ देखकर बोले, देखें भाई साहब, मैंने इसे बेटों की तरह रखा और इसने मेरी इकलौती बेटी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इसने ये चोरी बाजार में की जब हम दुकान के अंदर थे। आमिर ने एक बार सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी एक आंख सूजी हुई थी और होंठ से खून निकल रहा था। इसकी नज़रों में वो दुख था जो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। वो चाहता तो मेरा नाम ले सकता था, वो कह सकता था कि ये सब मैंने इसे दिया है, मगर वो खामोश रहा। पुलिस वाले इसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे थे। मेरा जी चाहा कि मैं चीख कर कहूँ कि ये चोर नहीं है, ये सब मैंने इसे दिया है, मगर मेरी नज़र अपने ससुर के चेहरे पर पड़ी जो हकारत से आमिर को देख रहे थे। मेरी खुदगर्जी ने मेरी ज़बान तालू से लगा दी। मैंने अपने नाखून अपनी हथेलियों में गाड़ लिए और खामोशी से इसे जाता हुआ देखती रही। आमिर का वो आखिरी अक्स जब वो पुलिस की गाड़ी में बैठा मुझे देख रहा था, मेरे ज़मीर पर एक ऐसा बोझ बन गया जो तब कभी उतरने वाला नहीं था। सब लोग अबू जान की तारीफ़ें कर रहे थे कि उन्होंने बर वक्त चोर को पकड़ लिया और मैं अंदर ही अंदर मर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। वो सच्चा था और मैंने इसे चोर बना दिया था। फिर मैं अपने कमरे की तरफ भागी। वो दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठ गई। मुझे लगा कि जैसे पूरा कमरा घूम रहा है। मैं अब भी यही समझ रही थी कि शायद अबू जान को कुछ नहीं पता और उन्होंने सच में इसे चोरी के शक में पकड़ा है। मैं पछतावे की आग में जल रही थी कि मेरी वजह से एक बेगुनाह की ज़िंदगी तबाह हो गई। मैंने सोचा कि जब अबू जान का गुस्सा ठंडा होगा तो मैं इनसे कहूँगी कि इसे छोड़ दें, मगर मुझे क्या मालूम था कि असल हकीकत क्या है। थोड़ी देर बाद कॉरिडोर में अबू जान के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल डूबने लगा कि अब क्या होगा।
कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अब्बू जान अंदर दाखिल हुए। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। मुझे लगा कि वो आमिर की चोरी पर दुख का इजहार करेंगे, मगर वो बिल्कुल खामोश थे। मैंने हिम्मत करके मुड़कर इनकी तरफ देखा तो इनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी संजीदगी थी जिसने मुझे मज़ीद खौफज़दा कर दिया। वो मेरे बेड के करीब आए और सोफे पर बैठ गए। इनके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज़ था जिसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। अब्बू जान ने वो कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया और बहुत धीमी मगर सपाट आवाज़ में बोले कि आज तो मैंने मामला संभाल लिया, मगर आइंदा ख्याल रखना। उन्होंने वो कागज़ मेरे हाथ में थमाया और बगैर कोई और बात किए कमरे से बाहर निकल गए। मैंने कांपते हाथों से वो कागज़ खोला तो वो वही खत था जो मैंने आमिर को लिखा था, जिसमें मैंने इसे भागने का कहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे ज़मीन फट गई हो और मैं इसमें दफन हो गई हूँ। मुझे एहसास हुआ कि अबू जान को सब कुछ पता था। उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए आमिर को चोर साबित किया ताकि ख़ानदान में कोई बात ना उठे और मेरा रिश्ता भी बच जाए। मुझे अपने बाप से इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। आमिर ने मेरी खातर जेल की सख्ती बर्दाश्त कर ली थी, मगर इसने मेरा नाम नहीं लिया और मैंने अपनी खुदगर्जी में इसे एक ऐसे जुर्म की सज़ा दिलवा दी जो इसने किया ही नहीं था। वो सच्चा था और मैं झूठी निकली। मैंने सोचा था कि मैं इसे इस ज़िंदगी से निकालूंगी, मगर मैंने इसे जहन्नम में धकेल दिया। इस रात मुझे नींद नहीं आई, बस आमिर का वो ज़ख्मी चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा था। फिर अगले दिन मेरा निकाह हो गया। मैं लहंगे में मलबूस शहरियार के पहलू में बैठी थी, मगर अब मेरा वजूद कहीं और था। हर कोई मुझे मुबारकबाद दे रहा था, मगर मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंज रहा था। अब मेरी शादी को कई साल गुजर चुके थे। शहरियार एक अच्छा शोहर साबित हुआ। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक अमीर घराने की औरत के पास होता है, मगर मेरे दिल के एक कोने में वो ज़ख्म आज भी ताज़ा है। मुझे पता चला कि आमिर को 3 साल की कैद हुई थी। 3 साल बाद इसे रिहाई मिल गई, मगर इसके बाद मैंने इसे कभी नहीं देखा और ना ही मुझे में इतनी हिम्मत थी कि मैं इसे तलाश करती। मैं जानती हूँ कि अब वो कहीं भी होगा, खुश नहीं होगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी के वो 3 साल इस काल कोठड़ी में गुजरे जहाँ इसका कोई जुर्म नहीं था। मैं अक्सर आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे अपनी तस्वीर में एक मुजरिम नज़र आती है। मैंने अपने बाप की इज़्ज़त की खातर एक मासूम इंसान का मुस्तकबिल राख कर दिया था। अब जब भी मैं कोई गाड़ी गुजरती देखती हूँ तो मेरी नज़रें इस आमिर को ढूंढती हैं, मगर मुझे पता है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। मैं इसकी मुजरिम हूँ और ये पछतावा मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। काश मैंने मोहब्बत के ख्वाब ना देखे होते तो इस बेगुनाह को सज़ा ना हुई होती।